हेलो भाई लोग, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सिंप्लीफाइड साइंस बाय आकाश में। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयरिंग के। अरे मतलब अपनी इमोशनल शेयरिंग के बारे में नहीं भाई, हम बात करने वाले हैं एटम्स के शेयरिंग के बारे में। एटम्स, ATOMS वाला एटम्स, ITEMS वाला एटम नहीं। ओके, तो एटम्स के शेयरिंग के बारे में हम बात करने वाले मीन्स एलिमेंट्स के एटम्स के बारे में, बराबर। तो देखो, जैसे हमारे नेचर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कई अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पीरियोडिक टेबल में आते हैं 118 एलिमेंट्स। ओके, तो उन 118 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, तो रिएक्ट होने के लिए वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले। तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो अब ये वैलेंसी क्या है? तो उस वैलेंसी को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम की जो सबसे पहली डेफिनेशन की थी वो थे अपने डाल्टन भाई साहब। डाल्टन भाई साहब ने बताया था कि कोई भी अगर आप सब्सटेंस लेते हो तो वो सब्सटेंस का जो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्ट होता है उसको कहा जाता है एटम। ओके, तो इस एटम का इनिशियल तो ऐसे ही बोला गया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन फिर उसके बाद में और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस पर रिसर्च किया तो उनको पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गए। ओके, तो उनका ही हम देखते हैं कि उनके एटम के अंदर अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो देखो, अगर समझ लो हमारे पास में एक कोई एटम है। ओके, तो उस एटम के अंदर जो सेंटर होता है वहां पर लोकेटेड होता है उसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? तो देखो, ये जो न्यूक्लियस होता है उसके पास में होता है दो तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें से अगर आप प्रोटॉन्स की बात करो तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और वही अगर आप न्यूट्रॉन की बात करो तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उनपे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता है। ओके, फिर इनके अराउंड जो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिवॉल्व होते हुए रहते हैं, मतलब घूम रहे होते हैं। ओके, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिवली चार्ज, और इनके ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसी के वजह से वो उसके अराउंड एक मिस एक ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। अभी देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो हर एक एलिमेंट जो होता है उनके पास में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के पास में होता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप बात करो हेलियम की तो हेलियम के पास में होता है दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन। वैसे ही अगर आप सोडियम की बात करो तो सोडियम के पास में होते हैं 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं उनके पास में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के, तो वो एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। अलग अलग ऑर्बिट मतलब क्या? तो अलग अलग शेल्स, मतलब अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, मतलब एक अलग अलग पाथ पर वो घूम रहे होते हैं। अभी ये जो पाथ होते हैं इनको नाम दिए गए हैं के, एल, एम, एन। के जो ऑर्बिट है या फिर उसको शेल भी कहा जाता है, तो के जो ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस से सबसे पास वाला होता है। फिर वैसे ही जैसे आप ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे आपको जो ऑर्बिट्स मिलते हैं वो होते हैं सेकंड ऑर्बिट एल, देन थर्ड ऑर्बिट एम, फोर्थ ऑर्बिट एन। एन ही शॉर्ट में आ गया भाई साहब। ओके, अभी ये जो ऑर्बिट होती है उनकी अपनी एक इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब वो सब एक जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं करते, वो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला जो ऑर्बिट होते हैं उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है 2, मतलब उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अगर हम सेकंड ऑर्बिट के बात करें तो उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है 8। फिर अगर हम तीसरे ऑर्बिट की बात करें तो उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है 18, और चौथे की अगर हम बात करें तो वो होती है 32। ओके, तो इस तरीके से वो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो कैरी करते हैं। अभी देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट्स होती है वो अगर कंप्लीट हो मतलब इसके पास में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई एक एलिमेंट है जिसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 ऑर्बिट्स को हम बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्बिट्स फुलफिल्ड है। ओके, तो अभी किसी भी सब्सटेंस की जो लास्ट फिल्ड ऑर्बिट होती है ना उसको कहा जाता है उसका वैलेंस ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? उसका
वैलेंस ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का मैंने आपको बोला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। 1 एटॉमिक नंबर मतलब वो दर्शाता है कि उसके पास में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो हाइड्रोजन के पास में होता है 1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन वहां पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब क्या होता है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के हर एक ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, उसी को कहा जाता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे कि अगर मुझे समझ लो किसी एक सब्सटेंस है, कोई एक सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक नंबर है समथिंग डैश डैश, उसका एटॉमिक नंबर है। ओके, तो मुझे अगर बोला जाए कि इसके एटॉमिक नंबर मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, तो मैं क्या करूंगा कि K में कितने उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो लिखूंगा। ओके, फिर L में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, समझ लो 8 है तो 8 लिखूंगा। ओके, फिर उसके अकॉर्डिंग अभी देखो मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, जिनका एटॉमिक नंबर 10 से नीचे है, तो 10 से नीचे सॉरी 10 से ऊपर है, तो उनका जो ये फर्स्ट 2 शेल्स होते हैं वो हमेशा कंप्लीट ही पाए जाते हैं। उसके ऊपर जब आप उसके नीचे अगर आप आते हो तो दूसरा शेल आपको इनकम्प्लीट मिलता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर्स आप यहाँ पर लिखते हो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखो अगर हम बात करें वैलेंस ऑर्बिट की, ओके, तो वैलेंस ऑर्बिट मतलब जो लास्ट फिल्ड ऑर्बिट होती है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक शेल की, तो उसको कहा जाता है उसकी वैलेंस ऑर्बिट, लास्ट फिल्ड, आखिरी भरी हुई ऑर्बिट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, उसके फर्स्ट शेल में चला जाएगा। ओके, तो वो हो गया उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये हो गया हाइड्रोजन के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बराबर। तो हाइड्रोजन की जो लास्ट फिल ऑर्बिट है वो कौन सी है, पहली ऑर्बिट उसकी लास्ट फिल होगी, तो ये कहलाई जाएगी उसकी वैलेंस ऑर्बिट। अभी अगर हम बात करें सोडियम की, ओके, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ओके, तो 11 एटॉमिक नंबर के साथ में अभी उसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अलग अलग ऑर्बिट्स में, तो वो देखते हैं। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जाएंगे उसके पहले ऑर्बिट में। ओके, फिर बचे कितने, 11 में से 2 चले गए 9, तो बचे हुए जो उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे उसके सेकंड ऑर्बिट में। कितने हो गए टोटल, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अभी बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा थर्ड ऑर्बिट में। ओके, अभी तो ये इसकी जो थर्ड ऑर्बिट रहेगी इसको कहा जाएगा वैलेंस ऑर्बिट। वैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मतलब इसके पास में है 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 13 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, तो पहले ऑर्बिट में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे ऑर्बिट में जाएंगे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो तीसरा ऑर्बिट है ये है इसका वैलेंस ऑर्बिट। ओके, अब ये वैलेंस ऑर्बिट के बारे में एक बात होती है कि वैलेंस ऑर्बिट अगर फुलफिल्ड हो या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो वो जो एटम होता है वो होता है स्टेबल। ओके, अभी वैलेंस ऑर्बिट का ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब क्या, तो देखो अगर आप यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट से आगे की अगर आप बात करो तो थर्ड ऑर्बिट में उसकी कंप्लीशन के लिए चाहिए होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर उसके पास में अगर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भी अगर हो जाते हैं तो वो जो ऑर्बिट होता है वो स्टेबल हो जाता है। वैसे ही अगर इन सारे एटम के सारे ऑर्बिट्स अगर स्टेबल होते हैं तो वो जो एटम होता है वो एटम स्टेबल माना जाता है। तो जैसे हम लोग अपने स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहते हैं कि वो भी स्टेबल हो जाए, बराबर। तो सारे ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे ऐसा नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेचारे जिनकी वैलेंस ऑर्बिट इनकम्प्लीट होती है या फिर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है मतलब मिनिमम उनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो भी चाहिए उस वैलेंस ऑर्बिट में, बराबर, तो उसको बोलते हैं कि वो ऑक्टेट कंप्लीट है, बराबर। तो अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट ना हो या फिर उसकी वैलेंस ऑर्बिट अगर फुलफिल ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल रहते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं या फिर उनको किसी दूसरे एटम के साथ में शेयर करते हैं। अभी ये जो दूसरा एटम होगा वो सेम सब्सटेंस का भी हो सकता है, मतलब सेम एलिमेंट का भी हो सकता है या फिर किसी दूसरे एलिमेंट का भी हो सकता है, बराबर। तो ये जो स्टेबिलिटी के लिए वो उसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ रहे हैं या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ रहा है, ट्रांसफर करना मतलब वो ले भी सकता है वो दे भी सकता है। तो किसी एलिमेंट के एटम को अपने स्टेबिलिटी के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर या फिर शेयर करने की जरूरत होती है, उसी को कहा जाता है उसकी वैलेंसी। क्या कहा जाता है, उसकी वैलेंसी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें सोडियम की, बराबर, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 281। तो इसके अगर आप वैलेंस ऑर्बिट भी देखो तो वैलेंस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट है। ओके, तो लेकिन थर्ड ऑर्बिट जो है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वो है 18, और मिनिमम कितनी होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि उसका एटलीस्ट ऑक्टेट तो भी कंप्लीट होना चाहिए, तो वो हो गए 8।
तो उसके पास में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो भी चाहिए या फिर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स तो भी चाहिए, तभी वो स्टेबल होने में हेल्प करेगा। लेकिन इसके पास में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भाई। तो अभी वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेने पड़ेंगे या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ेगा। तो क्या इजियर होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना या फिर एक इलेक्ट्रॉन को दे देना? अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, बराबर, तो वहां पर भी उसकी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को दे देगा, बराबर। तो उसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ रहे हैं? एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ रहा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ रहा है। तो यहां पर सोडियम की जो वैलेंसी होगी वो कहलाई जाएगी 1। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बताता हूं, किसी भी एटम को अपने स्टेबिलिटी के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ रहा है या फिर शेयर करना पड़ रहा है, ताकि उसकी वैलेंस ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए या फिर उसके वैलेंस ऑर्बिट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो उसको कहा जाता है उस सब्सटेंस की वैलेंसी। तो चलो अभी हम आगे देखते हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस की वैलेंसी क्या क्या होने वाली है। चलो, तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहां पर मैं लिख लेता हूं कि कौन से शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो पहली के शेल में होने चाहिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एल शेल में होने चाहिए आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में आपके होने चाहिए मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम एन शेल की बात करें तो उसमें होने चाहिए 32 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट शेल्स, मतलब ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और फोर्थ शेल। ओके, मतलब ऑर्बिट भी आप वहां पर बोल सकते हो। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो अभी यहां पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? उसके फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वो चला गया, लेकिन उसकी फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट होने में अभी भी उसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन उसकी क्या हो जाएंगी, मतलब उसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो उसको कहा जाएगा उसकी वैलेंसी, कि उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो वो होगी उसकी वैलेंसी। फिर दूसरी अगर हम बात करते हैं हेलियम। ओके, तो हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, बराबर। तो इसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो वो हो जाएगा 2, बराबर। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑर्बिट में चले गए। अभी देखो एक बात नोटिस करो, इसकी जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो गई, मतलब इसकी बैलेंस ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा भाई जी, क्योंकि उसकी बैलेंस ऑर्बिट बोलो या फिर उसकी पहली ऑर्बिट जो है वो 2 होगी, मतलब वो फुलफिल्ड होगी, तो ये हो गया स्टेबल। ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं लिथियम जो है 3, तो 3 है, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पहले ऑर्बिट में चले गए, बचा हुआ एक कहां पर जाएगा? दूसरे ऑर्बिट में। अभी इसका दूसरा ऑर्बिट कंप्लीट है क्या? नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या पॉसिबल है उसको एक इलेक्ट्रॉन देना इजियर है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी वहां पर? उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। किसकी? लिथियम की। फिर आएगा बेरिलियम। ओके, बेरिलियम का आता है 4, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 बराबर। तो उसको अगर स्टेबल होना है तो उसका सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट होना जरूरी है। सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने? 2, तो कितने 6 लेने पड़ेंगे या फिर 2 देने पड़ेंगे? क्या इजियर है? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देना इजियर है, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं बोरॉन का कितना है? 5। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 3 बराबर। वैलेंसी कितनी आएगी? ओके, तो वैलेंसी उसकी हो जाएगी, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ रहे हैं उसको? 5 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तो क्या करेगा वो? 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। ओके, फिर उसके बाद में आते हैं अपने कार्बन भाई साहब का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, मतलब उसके पास में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 4, मतलब इसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है? 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना रिक्वायर्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है, इलेक्ट्रॉन बेचारा ऐसा फंस जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ऐसे केसेस में वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है मतलब पूरा दे भी नहीं देता है
और पूरा ले भी नहीं देता है, तो उनके साथ में शेयर करता है। जैसे एक के पास में रोटी है, एक के पास में सब्जी है, तो उन्होंने क्या कर लिया, अगर सिर्फ रोटी वाला रोटी खाएगा तो उसको सब्जी नहीं मिलेगी, सब्जी वाला सब्जी खाएगा तो क्या करता है, किसी ऐसे एटम को ढूंढता है कि जिसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और इसको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हैं। तो ये शेयरिंग से मोस्टली इसके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो वैलेंसी हो जाएगी 4। तो फिर ये 4 वो मोस्टली शेयर करके कमाता है। फिर उसके बाद में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखोगे तो 2 5। उसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेकंड ऑर्बिट में। तो क्या कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। क्या इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेना। तो यहां पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3 कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये यहां पर स्टेबल हो जाएगा। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो यहां पर हो जाएगा 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है, तो यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। फिर आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फिर से उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 2 7। तो स्टेबिलिटी के लिए कितने, 8। कितना रिक्वायर्ड है इसको, 1 ही रिक्वायर्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं तीसरे और मतलब 10 नंबर के जो ये है एलिमेंट उस पे, तो वो है नियॉन। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर आपका आता है 10। 2 8। 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, दूसरे बाकी बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में। फिर से एक बात नोटिस की क्या, इनका भी दोनों ऑर्बिट कंप्लीट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने अटेंड कर लिए हैं, बराबर। तो इसको अपने स्टेबिलिटी के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो ये भी अपना भाई साहब क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बराबर। फिर इसके आगे वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है सोडियम, Na। पिछले इसमें ही हमने देखा, पिछले स्लाइड में Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर है 11, तो वो क्या है 2 8 1, बराबर। पहले इसमें 2 गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 गए, दूसरा ऑर्बिट भी कंप्लीट हो गया, बचा हुआ 1 कहां पर जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। तो थर्ड ऑर्बिट में ये तीसरा ऑर्बिट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया। अभी तीसरा ऑर्बिट कंप्लीट होने के लिए मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 18, या फिर मिनिमम कितने रिक्वायर्ड है उसके स्टेबिलिटी के लिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होना रिक्वायर्ड है। तो इसको चाहिए भाई को स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन देना उसको पॉसिबल है। तो यहां पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी, तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। सॉरी, यहां पर हमने ना 2 चीजों की वैलेंसी लिखना हम भूल गए, हेलियम और नियॉन की। तो इनकी वैलेंसी, इनको स्टेबिलिटी के लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है क्या, नहीं, ऑलरेडी वो स्टेबल है, तो इनकी वैलेंसी हो जाएंगी दोनों की 0। क्या हो जाएंगी, 0 वैलेंसी हो जाएंगी इनकी, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 0। फिर आगे और बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अभी उसके नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप अगर देखते हो सो 2 8 2, बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन से थर्ड ऑर्बिट में, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी भाई साहब की 2। फिर हम अगर बात करते हैं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखें 2 8 3, बराबर। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में। 3 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स लेना, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, इसलिए मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स बोले। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लेना ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, बोल भाई, तो ये हो जाएगी 3। फिर इसके बाद में आते हैं आपका सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो उसके बाद में क्लोरीन आता है, आर्गॉन आता है, फिर पोटेशियम। चलो हम किसी एक का एग्जांपल क्लोरीन का ले लेते हैं। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो 17 किस तरीके से अब ये इलेक्ट्रॉन्स वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले ऑर्बिट में गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे ऑर्बिट में कितने जाएंगे, 2 8, और तीसरे ऑर्बिट में जाएंगे 7।
ओके, तो इसको अपने स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं? जो ऐसे तो अगर हम देखें तो थर्ड ऑर्बिट को कंप्लीट होने के लिए 18 है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि थर्ड ऑर्बिट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके भी स्टेबल हो सकती हैं। तो यहां पर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लग रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी अपने क्लोरीन की वैलेंसी। फिर उसके बाद में अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8, फिर उसके बाद में 8। इसका भी थर्ड ऑर्बिट के ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहां पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। फिर से ये हेलियम और नियॉन वाले ग्रुप में चला गया, मतलब ये भी है स्टेबल, बराबर। तो हमने 3 एलिमेंट्स ऐसे देखे जो स्टेबिलिटी पा चुके हैं, जो कि है हेलियम, नियॉन और आर्गन। अभी ये तीनों जो है ना, ये गैसेस स्टेट में है, तो इनको कहा जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ये किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि वो अपने ही शेल में कंप्लीट, बराबर, उनको अपने स्टेबिलिटी के लिए किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको स्टेबल कहा जाएगा। फिर आगे जो आता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल के होता है भाई, मेरे को पता है पोटेशियम पी से चालू होता है, लेकिन उसका सिंबल के है। ओके, तो उसका एटॉमिक नंबर आता है 19। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वहां पर? तो 2 8, तीसरे ऑर्बिट में कितने होंगे भाई साहब? 9 होंगे क्या? नहीं, 9 और लेगा। अगर तीसरे ऑर्बिट में अगर 9 चलेंगे तो उसका ऑक्टेट फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, और उसको फिर से अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, सॉरी मतलब अपना स्टेबिलिटी के लिए 9 इलेक्ट्रॉन्स लेना जरूरी है। तो तीसरा ऑर्बिट क्या करता है? थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है। वो क्या करते हैं? अपने पास में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रखकर अपने स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है, और बचा हुआ जो एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन होता है वो भेज देता है 4 ऑर्बिट में। अभी 4 ऑर्बिट वैसे ही उसको 32 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो ये क्या करेगा? अपने पास में 1 इलेक्ट्रॉन्स रखने से अच्छा वो क्या करेगा? उसको ट्रांसफर कर देता है, बराबर। तो यहां पर पोटेशियम क्या करेगा? अपने स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। फिर उसके बाद में आता है कैल्शियम। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 20। फिर आएगा कितना? 2 8 8 2, बराबर। तो यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। ओके, वैलेंसी मतलब क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीड्स टू बी ट्रांसफर और शेयर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, that is called as valency of the substance. okay, sorry, valency of the element. I hope कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ये वाला जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, करेक्ट है? ओके, तो चलो अभी हम आगे दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अभी इनके पास में समझ लो इनकी वैलेंसी है, हमें वैलेंसी क्या है पता हो गया, बराबर, वैलेंसी के बारे में हमें समझ में आ गया। लेकिन अभी होगा क्या? उनको अपने वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए या फिर स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन किसके साथ शेयर कर रहा है? तो जैसे मैंने आपको बोला, वो किसी दूसरे एटम के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, बराबर। तो वो एटम कौन से होंगे? तो देखते हैं, चलो एक एग्जांपल से उसको समझते हैं। ओके, तो वेट अ मिनट, चलो एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl पता है ना सबको, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिलकर बनाते हैं NaCl को। ओके, अभी सोडियम की अगर आप बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। क्लोरीन का कितना है? 70। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखेंगे तो 281, बराबर। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287, बराबर। तो इसको अपने स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, इसको अपने स्टेबिलिटी के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये एक जैसे हो गए ना, एक दूसरे की नीड है वो, तो उन्होंने बराबर अपने आप को ढूंढ लिया। इंसान जो होता है ना, अपने जरूरतें खुद पे खुद ढूंढ लेता है, वैसे ही सोडियम ने क्लोरीन को और क्लोरीन ने सोडियम को ढूंढ लिया। तो ये क्या करेंगे? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बराबर। तो जब ये शेयरिंग करते हैं तो इनके बीच में ना
एक बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। जैसे हम किसी के साथ में कुछ शेयर करते हैं, किसी ने हमारे साथ में कुछ शेयर किया तो हमारे साथ जैसे उनके साथ में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो जब कोई दो एटम्स एक दूसरे के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं, कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से वो बन जाते हैं। तो वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड्स। क्या कहा जाता है उनको? केमिकल बॉन्ड्स कहा जाता है। और केमिकल बॉन्ड्स फिर से एक बार बोलते हो, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बाय विच द टू एटम्स आर बाइंड्स टू ईच अदर दैट आर कॉल्ड एज द केमिकल बॉन्ड्स। अभी नेक्स्ट इसमें आपको पता चलेगा, मतलब जब नेक्स्ट इसमें जाओगे आप नेक्स्ट क्लास में तो आपको ये केमिकल बॉन्ड के टाइप पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बोले मैंने? पहला है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। अभी आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर। ओके, जैसे यहां पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है तो ये कहा जाएगा कौन सा बॉन्ड? ये कहा जाएगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर से फॉर्म होता है, ट्रांसफर। ओके, और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग से फॉर्म। मतलब अगर दो एटम्स है, ओके, तो उनको कुछ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी वो इलेक्ट्रॉन्स को दे नहीं सकते। अगर इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे, तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं? दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो ऐसे शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है शेयरिंग से। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, मतलब कोई एटम अपने दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो वो फॉर्म करता है कंपाउंड्स को। बराबर? तो कुछ कंपाउंड्स कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं तो कुछ कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl की तो वो एक आयनिक बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड है। वही अगर हम बात करें इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, तो ये सब बने हुए होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। इवन ऑक्सीजन भी जो होता है, अभी हमने देखा है जब भी हम ऑक्सीजन को लिखते हो तो हम लिखते हैं O2। तो ये जो O2 होता है ना, तो O2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, मतलब वो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, तो दो दो एटम के फॉर्म में ही मिलेंगे, तो इसको भी कहा जाएगा डायटोमिक बॉन्ड। ओके, तो ये जो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी होता है कोवैलेंट बॉन्ड ही। आई होप कि आपको ये वैलेंसी वाला टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, तो चलो इस टॉपिक को हम यहीं पर रैप करते हैं। तो चलो इस चैप्टर को समराइज करते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने स्टेबिलिटी के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और के साथ में शेयर करते हैं। कुछ एलिमेंट्स सही इलेक्ट्रॉन्स को सही एटम के साथ में शेयर करके उनके साथ बॉन्ड फॉर्म करके कंपाउंड्स को फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम और क्लोरीन की, तो सोडियम और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करके NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड को फॉर्म कर देते हैं। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में आते हैं तो रियल लाइफ में आकर आपको एक चीज पता लगे कि सारी शेयरिंग सही नहीं होती है। मतलब हर रिश्ता NaCl नहीं होता है। कभी कभी हम भी किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की कोशिश करते हैं जिसके साथ में हम रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं, और जब रिएक्शन नहीं होती है तो हम खुद को ही दोष देते हैं, खुद को ही कोसते हैं। भी ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो एक अनस्टेबल कंपाउंड के जैसे होते हैं। मतलब उनमें आप जितनी एनर्जी डालोगे उतना ही आपका लॉस होने वाला है। बराबर? तो इससे ना आपको नोबल गैसेस से एक सीख मिलती है कि नोबल गैसेस जो होते हैं ना वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके पीछे रीजन होता है कि वो उनकी शेल में ही कंप्लीट है, वो अपने आप में ही खुश है। वैसे ही अगर आपको खुश रहना है तो आपको आपके खुद के लिए एक अच्छा कैटलिस्ट बनना पड़ेगा जो आपकी ग्रोथ को और तेज बनाए, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। बराबर? जितना आप दूसरे मतलब गलत लोगों में डिसॉल्व होने की कोशिश करोगे उतना ही आप आपकी क्लियरिटी खोते हुए जाओगे और उतना ही आप खुद को इमैच्योर कोशिश मतलब फील करते हुए जाओगे। तो आपको अगर खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है तो आपको खुद के साथ में अपना एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, खुद को एक अच्छा बेहतर इंसान बनाना पड़ेगा। तो आगे से जब भी आपको अगर ऐसा लगे कि कोई आपके इमोशंस की परवाह नहीं कर रहा है, कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को वेस्ट कर रहा है, तो देखो
किसी के साथ में आपका बॉन्ड कैसा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका खुद के साथ में कैसा एक बॉन्ड होता है, बराबर। तो आपका आपके खुद के साथ में एक बेहतर बॉन्ड होना काफी ज्यादा जरूरी है। सो बी लाइक अ नोबल गेस। थैंक यू।